दोस्तों। तो अपने धारा कल 37 तक अपनी पढ़ाई था, आज अपने वापस शुरू करते हैं। देखो धारा 37 क्या थी? पद की शपथ। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था कि अध्यक्ष और सदस्य कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के समक्ष अपने पद की शपथ ग्रहण करेंगे। मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो नॉमिनेट आदमी होगा, भाई आपको इसके सामने पद की शपथ ग्रहण करनी है, उसके सामने करेंगे। अपने पढ़ा था 1 माह के भीतर अगर शपथ नहीं ले पाता तो उसकी सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई मान लो सदस्य है जो विचाराधीन कैदी है या पुलिस द्वारा निरुद्ध किया गया है, राजनीतिक कैदी है, तो उसके लिए वो 1 माह वाला समय है, वो ये जो शर्त है 1 माह की वो लागू नहीं होगी। तो धारा 37 के अंदर अपने ये था। अब है धारा 38, इसके अंदर है त्याग पत्र। त्याग पत्र देखो, इसको अपन थोड़ा वैसे समझ लेते हैं ना। त्याग पत्र कौन कौन देगा? सदस्य भी देगा, अध्यक्ष भी देगा, उपाध्यक्ष। ये 3 ही लोग होते हैं नगर पालिका में बेसिकली जो त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, तो ये किस किस को देंगे उसके बारे में, तो इसमें सिर्फ सदस्य का है तो अपने तीनों का एक बार देख लेंगे ना, तो अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। देखो ये है त्याग पत्र, थोड़ा छोटा कर लेते हैं पेन को। त्याग पत्र देखो कौन कौन दे सकता है? सदस्य दे सकता है, अध्यक्ष भी दे सकता है और उपाध्यक्ष भी दे सकता है। ठीक है, सदस्य किसको देगा? सदस्य देने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? जो कार्यपालिका मजिस्ट्रेट है, ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करके लिखित नोटिस लेके आएगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट होता है उसके द्वारा अनुप्रमाणित करेगा, अनुप्रमाणित करके उसके बाद ये अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष के पास 15 दिन का समय, अगर वो 15 दिन में स्वीकार कर लेता है तब तो ठीक है, अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो ये स्वतः मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, 15 दिन का समय अध्यक्ष के पास होता है। पहले भी कर लेता है तो पहले हो ही जाएगा, अगर 15 दिन के भीतर नहीं किया तो ये इसमें। अब देखो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। और इसमें कितने दिन का समय होता है? इसमें 30 दिन का समय होता है। 30 दिन के भीतर इसको स्वीकार करना होता है। अब अध्यक्ष किसे देगा? अध्यक्ष के लिए लिखा हुआ है राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान बोले तो मतलब राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। ठीक है, उसको ये अपना जो होता है त्याग पत्र वो देता है। तो अपने को इतनी बात ध्यान में रखनी है। वैसे नगर निगम नगर परिषद तो अधिकतर ये इसको देते हैं निदेशक को, निदेशक या विशिष्ट सचिव को, और ये नगर पालिका वालों डीडीओ को दे देता है त्याग पत्र। तो ये त्याग पत्र वाली चीज़ है। ठीक है ना, तो तीनों एक साथ अपने देख ली। ये सदस्य तो मजिस्ट्रेट से अनुप्रमाणित करके फिर अध्यक्ष को, अध्यक्ष के पास 15 दिन का समय, नहीं तो वो अपना आप माना जाएगा। अध्यक्ष देता है राजस्थान सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को। ठीक है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को उसमें 30 दिन का समय रहता है। ठीक है, तो इनकी धारा तो अलग है दोनों की, लेकिन अपने साथ में यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अपने को पता रहे कि कौन किसको त्याग पत्र देता है। तो ये बात है ना। तो ये सदस्य मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित को लिखित नोटिस देता है ना, लिखित नोटिस देता है और फिर अध्यक्ष को 15 दिन के अंदर स्वीकार करना होता है। ठीक है, अब है धारा 39 कि सदस्य को हम किस आधार पर हटा सकते हैं? कोई भी सदस्य है उसको किस आधार पे हटाया जा सकता है? ठीक है, तो किस आधार पे हटाया जा सकता है? तो देखो 3 से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों पे अनुपस्थित रहो। कोई ऐसा सदस्य जो 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहो उसको हटाया जा सकता है। जिसने पद की शपथ नहीं ली हो, धारा 37 अभी अपने पढ़ी थी पद की शपथ, या फिर धारा 14, धारा 21 और धारा 24 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो। धारा 14, धारा 21 और धारा
धारा 14 में क्या था आपको पता होगा। देखो 15 में थी मिथ्या घोषणा, 14 से ऊपर क्या था, जो निर्वाचक नामावली थी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन थी, ठीक है ना, निर्हरताएं, निर्हरताएं या निर्वाचक नामावली वाली निर्हरताएं। धारा 21 में क्या था, अहर्ताएं, ठीक है, सदस्य होने के लिए अहिर्त, कोई आदमी सदस्य है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए थी, क्वालिफाइड, सदस्य के लिए क्वालिफाइड होगा, ठीक है। और धारा 24 क्या थी, मैं कल पढ़ी थी आराम से, धारा 24 थी कि सदस्यों के लिए साधारण निर्हरता है, जैसे लाभ का पद वगैरह आपने देखा था, तो इनके अंदर की अगर इनमें से कोई पूरा नहीं करता है तब भी वो सदस्य को उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण है डी, उसके अंदर क्या क्या, अगर कोई सदस्य अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, उपेक्षा का मतलब वो जानबूझ के अपने को जो कर्तव्य है सदस्य के वो करता नहीं है, या फिर कर्तव्य अवचार करता है, मिसकंडक्ट करता है, निकृष्ट आचरण करता है, कर्तव्य की पालना में असमर्थ है, कोई ऐसा सदस्य है जो अपने कर्तव्य की पालना में असमर्थ है तो उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। मान लो कोई सदस्य है उसको बीमारी से ऐसी बीमारी हो गई कि हाँ साहब अब ये काम ही नहीं कर सकता, अपने कर्तव्य नहीं कर सकता, तो उसको भी हटाया जा सकता है। और सदस्य के लिए निर्धारित हो गया हो या फिर ऐसा कोई उसने काम कर दिया हो जो सदस्य नहीं कर सकते, उसके लिए अयोग्य हो गया हो, ठीक है, और पद का इसने दुरुपयोग किया हो, तो इस क्षेत्र के अंदर अपने को इसमें प्रश्न बन सकता है 39D के अंदर किस किस आधार पे। तो देखो 3 तो कर्तव्य है इसमें, कर्तव्य की उपेक्षा, कर्तव्य में अवचार मिसकंडक्ट, और कर्तव्य की पालना में असमर्थ। उसके बाद उसका आचरण, ठीक है, फिर सदस्य के लिए निर्हरित, फिर पद का दुरुपयोग, इसके आधार पर हटाया जा सकता। एक और अभी धारा ई है 2023 में जोड़ी गई। अब उसके अंदर क्या है कि धारा 14, 21 और 24 के अधीन निर्हरित हो तो उसके आधार पर उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि निर्वाचन याचिका लगाई ही नहीं, उसका समय निकलने पर भी धारा 14, 21 और 24 के अधीन उसे हटाया जा सकता है। अब देखो हटाने का सिस्टम क्या होगा कि किसी सदस्य को हटाए जाने का आदेश राज्य सरकार स्वयं जांच या किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी राज्य स्तरीय सेवा की रैंक से नीचे का न हो कि जांच के बाद हुई। अगर कोई सदस्य को हटाना है तो राज्य स्तरीय सेवा का जो RS वगैरह होते हैं, ठीक है, वो अधिकारी इसकी जांच करेगा और जांच के बाद उसको हटाएगा। राज्य सरकार स्वयं भी कर सकती है और किसी वर्तमान या रिटायरमेंट जो अधिकारी होता है उससे भी करवा सकती है। जो संबंधित अधिकारी होता है उसको पूरा अवसर दिया जाता है कि भाई आपको हटा रहे हैं तो आप भी अपना पक्ष रखिए, ठीक है। लेकिन यदि हटाने का आधार C और D हो तो राज्य सरकार एक विवरण तैयार कर जिला न्यायाधीश की रैंक वाले व्यक्ति को न्यायिक अधिकारी को जांच के लिए भेजेगी। न्यायिक अधिकारी जांच के बाद निष्कर्ष राज्य सरकार को भेजेगा तो राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा। मतलब कि भाई धारा 39A और B में हटाना है तो स्टेट गवर्नमेंट स्वतः हटा सकती है या फिर एक कोई अधिकारी को नियुक्त करेगी। लेकिन C और D इसके अंदर हटाना है तो फिर क्या करेगी, तो साहब स्टेट गवर्नमेंट किसी डिस्ट्रिक्ट जज को कहेगी कि भाई आप इस पूरे मामले की जांच कीजिए, जांच करके हमको रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए और अनुशंसा बताइए। तो वो C और D के अंदर बताएगा कि अमुक व्यक्ति है, उसको उस धारा C या D के तहत इसमें इसे लगता है कि इस आदमी ने इसका आचरण गलत है या इस धारा के अंतर्गत उसने उसको अयोग्य किया जा सकता है, तो वैसे अपना सुझाव उसको राज्य सरकार को भेजती है, उसके बाद वो हटाता है। तो धारा 39 ये हो गई। धारा 37 अपने पढ़ी थी, धारा 37 के अंदर पद की संपत्ति, ठीक है। धारा 38 अपने 38 के अंदर त्याग पत्र था, 39 के अंदर सदस्य को हटाया जाना है, और धारा 40 है, देखो ये क्या, अच्छा देखो अब धारा 40 देखो, अगर मान लो ऐसा है कि मान लो किसी के खिलाफ जांच चल रही है, ठीक है, और उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो क्या वह जांच जारी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो सब जांच उसमें जारी रहेगी। ये बात है इसके अंदर। देखो पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों एलिगेशन आरोपों की जांच किसी भी नगर पालिका के किसी भी सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध धारा 39D के आरोपों के संबंध में, ये सब किसके आरोपों के संबंध में, 39D, इसके संबंध में मान लो अगर कोई जांच चल रही है नगर पालिका के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी प्रारंभ की जा सकेगी। अगर उसके आरोप लगे हैं 39D पे आरोप हो गया, उसका कार्यकाल भी समाप्त हो गया, उसके बाद उस पर आरोप लगे तो उसके कार्यकाल की समाप्ति के बाद ये जांच शुरू हो गई, ठीक है।
और जांच प्रारंभ हो चुकी है तो भी वे जारी रहेगी, मतलब उसके समाप्ति के बाद भी एलिगेशन लगा के उस पर जांच करवा सकते हैं, और जांच चल रही है, समाप्ति हो गया तब भी उस पर जांच जारी रहेगी। ठीक है, अगर उसमें वो दोषी होता है, ठीक है, तो उसको 6 वर्ष की कालावधि के लिए पुनर्वाचन नहीं होगा। ये देखो इसके अंदर आ गया 41 में। ठीक है, पुनर्निर्वाचित होने पर भी पहले की अवधि के संबंध में चालू जांच की जाएगी, यदि पहले से प्रारंभ कर दी गई है तो चालू रहेगी। ये बात होगी। फिर धारा 41 क्या बोल रही है कि धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्य को 6 वर्ष की कालावधि तक पुनर्निर्वाचन के लिए प्राप्त नहीं होगा। 40 और 41 आपस में जुड़े हुए हैं। तो 40 ये कह रहा है कि जो ये जांच है, 39 में बताया किस आधार पर हटा सकते हैं, उसके अंदर पर 39D देखा। अगर मान लो उसकी जांच शुरू हो गई है, ठीक है, उसकी जांच मान लो शुरू हो गई है, अब उस व्यक्ति का कार्यकाल पूरा हो गया, तब भी जांच टू बी कंटिन्यू रहेगी। अगर कार्यकाल पूरा हो गया उसके बाद आरोप लगे तब भी जांच रहेगी। ये तो धारा 40 थी। अब 41 कह रहा है अगर इसके अंदर ही वो दोषी हो गया तो सब 6 वर्ष के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये बात इसके अंदर कही गई है। ठीक है, अब देखो धारा 42 क्या कह रही है। अगर कोई मान लो व्यक्ति है, ठीक है, वो मान लो ग्राम पंचायत का सरपंच है, किसी पंचायत का सरपंच है या पंचायत समिति सदस्य है, ठीक है, अगर ऐसा व्यक्ति है और वो नगर पालिका में निर्वाचन लड़ता है, इसके बाद मान लो अध्यक्ष बनता है या सदस्य बनता है, तो 14 दिन का उसके पास समय रहेगा। 14 दिन तक उसको वहाँ से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो त्याग पत्र नहीं देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कुल मिला के 14 दिन का समय उसके पास रहता है। यह धारा 42 है। ठीक है, अब धारा 43 क्या करती है कि प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अब इसमें देखो, उसमें पहले भी मैंने बताया था, इसमें भी आ गया। तो देखो नगर पालिका, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसके पद नाम क्या क्या होंगे। जैसे नगर पालिका को अपन क्या बोलते हैं, नगर पालिका बोर्ड बोलते हैं। इसका अध्यक्ष कहलाता है अंग्रेजी में चेयरमैन। ठीक है, उपाध्यक्ष ये हो गया वाइस चेयरमैन कहलाते हैं। नगर परिषद में सभापति कहते हैं, जिसको प्रेसिडेंट कहा जाता है अंग्रेजी। और उपसभापति, नगर निगम में महापौर, मेयर और उप महापौर। तो ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है, और उसके अंदर ये इसमें सदस्य होता है और मेंबर होता है। वार्ड, इसको सदस्य बोलते हैं, इसको वार्ड मेंबर बोलते हैं, इसको कोऑपरेट बोलते हैं, जो सदस्य होते हैं ना उसको। ठीक है, ये बात अपने पढ़ी। अब देखो अध्यक्ष के पद SC ST पिछड़े वर्गों महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे तथा इनका फैलाव संपूर्ण राज्य में होगा। ठीक है, अब देखो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नगर पालिका के बिना छुट्टी मंजूरी के यदि 1 माह से अधिक अनुपस्थित रहते हैं तो वे अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होगा। मतलब 1 माह तक बिना सूचना अनुपस्थित रहे तो वो अपने आप ही स्वतः ही हट जाएंगे। ठीक है, और नगर पालिका में 6 माह से अधिक की अवधि छुट्टी मंजूर नहीं करेगी। नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष की 6 माह से अधिक की छुट्टी मंजूर भी नहीं करेगी। 1 माह तक वो अनुपस्थित रहता है तो वैसा चला जाएगा, और 6 माह से अधिक की छुट्टी मंजूर नहीं करेगी। और प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 39(1)D के तहत हटाया जा सकता है। ठीक है ना, डी वाला पढ़ा ना अपना, कर्तव्य वो हो गया। ठीक है ना, कर्तव्य का अपचार, और वो कह सकते हैं अपने जो कर्तव्य का पालन नहीं करना, मिसकंडक्ट, या उससे पालन हो नहीं पा रहा है, इस आधार पे हटाया जा सकता है। ठीक है, हो गया इसमें। अब क्या है, ये त्याग पत्र मैंने बता ही दिया। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा 30 डेज के अंदर उसको लेना पड़ेगा। अध्यक्ष देगा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, इसमें भी समय वो 30 दिन का है। ठीक है, और उसके अंदर 15 दिन का समय था सदस्य का। अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति को 6 माह के अंदर अंदर भरा जाएगा, परंतु राज्य सरकार इस अवधि को 3 माह के लिए बढ़ा सकती है। 6 माह के अंदर अध्यक्ष का भरा जाएगा, और राज्य सरकार कहाँ तक बढ़ा सकती है, 3 माह तक बढ़ा सकती है। ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका निधि से मासिक भत्ते प्राप्त करेगा। ठीक है, तो नगर पालिका अध्यक्ष है वो नगर पालिका की निधि से मासिक भत्ते प्राप्त करेगी। ये भी सामान्य बात है, कहाँ से प्राप्त करेगा, तो राज्य सरकार नहीं देगी, ये ध्यान रखना। नगर पालिका की निधि से ही वो मासिक भत्ते प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये धारा हो गई 43 अपने। धारा 44 क्या कहती है, देखो कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता का अवधारणा, वैलिडिटी। ठीक है,
कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन को जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन याचिका से प्रश्नगत किया जाएगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कोई निर्वाचन है, उसकी कोई आपको लगता है उसके अंदर कुछ गलत हुआ है तो जिला न्यायाधीश के समक्ष अपना जाएंगे। उसके बाद 1,000 रुपये डिपॉजिट कराना पड़ेगा याचिका में। ठीक है, यदि याचिका सारी पाई जाती है तो ये डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा। तो ये धारा 44 कहती है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन हुआ है आपको लगता है गलत है, डीएम के पास गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, और 1,000 रुपये आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अगर वो गलत होती है याचिका या सारी ने तो 1,000 रुपये आपके जब्त कर लिए जाएंगे। अब है नगर पालिका के प्रमुख कार्य। क्या क्या कार्य हो सकते हैं आप सोचिए। जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक सब कुछ नगर पालिका ही तो करती है, नहीं करती क्या? वही करती है। तो उसके बीच भी अपने देख लें, सुबह उठते हैं, ठीक है, तो सुबह उठने पर भी अपने जो दैनिक दिनचर्या के जो कार्य है उसके अंदर सारी नगर पालिका की रहती है। एक बार अपन कार्य पढ़ लेते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा ऐसा कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये तो सामान्य सी बात है, बनेगा तो सारों के सही बात है। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, जल निकास, मल वहन, सार्वजनिक मांगों, स्थानों तथा मल नालियों, ऐसे स्थान जो निजी संपत्ति नहीं हो और जनता के उपयोग के लिए खुले हो, चाहे ऐसे स्थान नगर पालिका में निहित हो या नहीं हो। ठीक है, कि सफाई, हानिपूर्ण वनस्पति को हटाना, सभी लोक न्यूसेंस को समाप्त करना है। तो ये लाइन ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। ये प्रश्न कई बार ऐसी लाइनें प्रश्न बन सकती है अपने को करने के लिए। ठीक है, कि साहब जो निजी संपत्ति नहीं है, जनता के उपयोग के लिए खुले हो, चाहे ऐसे स्थान नगर पालिका में निहित हो या नहीं हो, ठीक है, उसकी सफाई भी नगर पालिका करवा सकती है, उसको करवानी चाहिए। ये बात प्रमुख है। ठीक है, आगे देखो, गंदगी, कूड़ा करकट, विष्टा, दुर्गंध या किसी भवनों या उनसे संबंधित शौचालय, तहरातों, मूत्रालय, मलकूपों, ऐसे पदार्थों को डालने के लिए अन्य सामान्य पात्रों से किसी अन्य हानिकारक घृणोत्पादक पदार्थ को हटाना, सार्वजनिक मांगों, स्थानों, रोशनी की व्यवस्था करना, आग बुझाना, आग लगने पर जीवन संपत्ति की सुरक्षा करना, घृणा उत्पादक खतरनाक व्यापारों या व्यवसाय को विनियमित करना, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों तथा उन जगहों में जो निजी संपत्ति नहीं है उसको जनता के उपयोग के लिए खुली है, चाहे ऐसी जगह नगर पालिका में निहित है या ना हो, बादों बहिर्गत विभागों को हटाना, खतरनाक भवनों, स्थानों सुरक्षित करना, हटाना, परिक्षेत्रों का पुनरुद्धार करना, मृतक या मृत जानवरों के शवों को डिस्पोजल के लिए स्थान अर्जन वो करना, सार्वजनिक मार्गों, पुलियों, नगर पालिका सीमा चिन्हों, बाजारों, नालियों आदि को मतलब स्थान, नगरों, धोने के स्थान, ये सब उसके काम है। सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय का निर्माण आदि, मार्ग का नामकरण, घरों की संख्याकन हो गया, जन्म मृत्यु का पंजीकरण हो गया, फिर महिला बाल विकास के लिए छोटे परिवार के मानक तय करना, जनसंख्या नियंत्रण, ये सारे काम उसके, पीडीएस सिस्टम लागू करना, ये पीडीएस को थोड़ा देखना करना, ये सारे काम उसके होते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो अन्य कौन कौन से काम उसको करने चाहिए। ये काम तो वो तो हो ही गए, ये तो करना ही। अन्य कौन कौन से, तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा मान लो महिलाओं को शिक्षा के लिए कोई कैंप लगा दिया, प्रौढ़ों के लिए कोई कैंप लगा दिया, पर्यावरण संरक्षण मान लो कोई पौधे हैं उसका वितरण कर दिया, ठीक है ना, इस तरह के। लोक स्वास्थ्य, वार्ड क्लिनिक वगैरह, ये हो गया। लोक कल्याण के क्षेत्र में काम करना, जैसे मान लो कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, तो उस क्षेत्र में नगर पालिका काम करती है। या कोविड के समय देखा होगा अधिकतम नगर पालिकाओं ने काम किया था, राशन वगैरह वो ऐसे। सामुदायिक संबंध के क्षेत्र में कोई कवि सम्मेलन करवा दिया, मनोरंजन करवा दिया, तो इस क्षेत्र में उसके काम रहते हैं। ठीक है, तो धारा 46-45 में क्या था, उसके कार्य थे। 46 में कुछ अन्य कार्य थे। 49 में भी वो कार्य हो जाएंगे जो राज्य सरकार उसको कहेगी। भाई सरकार द्वारा संबंधित असाइंड करती है, मतलब कार्य जो भी नगर पालिका के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए करवाए जाएंगे। राज्य सरकार ने कह दिया कि भाई ये काम करवाना है, तो अपने संसाधन ध्यान में रखते हुए नगर पालिका वो काम करवाएगा। अब धारा 48 है, क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य क्या क्या है। कृत्य मतलब काम कह सकते हैं, कार्य। ठीक है, अध्यक्ष के क्या क्या काम है, तो नगर पालिका नियमित बैठकों का आयोजन करवाना, उसकी अध्यक्षता करना, नियम विरुद्ध संकल्प को राज्य सरकार, ऐसा कोई संकल्प पारित हो गया जो नियम विरुद्ध है तो राज्य सरकार के पास भेजना, भाई ये संकल्प पारित हो गया है, ये बात है। नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर निगरानी रखना, ईओ वगैरह या एलडीसी वगैरह सब पर ब्यूरोक्रेसी मान सकते हैं, उस पर
निगरानी रखना, ठीक है। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष ने कोई काम दे दिया वो करना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों का, अध्यक्ष नहीं है तो उस जगह उपाध्यक्ष सारी शक्तियाँ प्रयोग करेगा। अध्यक्ष ने कोई काम कह दिया तो वो काम करेगा। ये धारा 48 हो गई, ठीक है। ये काम ही थे बेसिकली। सबसे पहले काम आया नगर पालिका का, फिर आया अन्य कोई कार्य, फिर आया राज्य सरकार ने मान लो कोई कह दिया कि ये काम करना है, सरकार ने कोई कह दिया ये काम करना है वो, फिर आ गए इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य। अब धारा 49 है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, उसके काम क्या क्या हो सकते हैं। देखो, अभिलेखों की अभिरक्षा, जो उसके अभिलेख का मतलब हो गया रिकॉर्ड, वो फाइल है, उसकी अभिरक्षा को शामिल करते हुए मुख्य अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य क्या क्या। किसी नगर पालिका उसकी समिति या अध्यक्ष का आदेश, कार्यवाहियाँ, संकल्प, नियम विरुद्ध है तो इस बारे में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अवगत करवाएगा और नियम के सुसंगत कार्य के लिए सलाह देगा। अगर कोई ऐसा प्रस्ताव पारित हो गया जो नियम विरुद्ध है तो उसको नगर पालिका अधिकारी कहेगा भाई ये प्रस्ताव नियम विरुद्ध है, आप इसको पारित मत कीजिए। और 7 दिवस के अंदर अंदर वो नगर पालिका, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, वो राज्य सरकार को भी कहेगा, ठीक। और राज्य सरकार 30 दिन में कोई डिसीजन ले ले तो ठीक है, नहीं लेती है, कोई कार्यवाही नहीं करती है 30 दिन के भीतर भीतर, तो उस प्रस्ताव को विधिपूर्ण माना जाएगा। मतलब ऐसा कोई प्रस्ताव आया, ठीक है, ऐसा कोई मान लो प्रस्ताव आया, ठीक है, जो उसको लगता है कि भाई यार ये प्रस्ताव तो नियम विरुद्ध है, ठीक है, वो कहेगा अध्यक्ष को। अध्यक्ष को भी सलाह देगा कि साहब ये प्रस्ताव नियम विरुद्ध, आप पारित मत होने दो। वो मान लो पारित हो गया, तो अध्यक्ष ने भी कहा नहीं नहीं भाई नियम विरुद्ध नहीं, हम तो पारित करेंगे, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर सीएम, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, क्या करेगा, 7 दिन के भीतर भीतर राज्य सरकार के पास भेजेगा। सरकार उस प्रस्ताव को देखेगी, 30 दिन के अंदर अंदर वो प्रस्ताव पर कार्रवाई करेगी, खारिज वगैरह जो भी कार्रवाई करनी करेगी। अगर 30 दिन के भीतर भीतर 30 दिन के भीतर भीतर नहीं किया तो वो प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा। प्रस्ताव मंजूर का मतलब ये हो गया कि वो जो काम था वो न्यायपूर्ण है, ये काम होता है उसका, ठीक है। और क्या काम होंगे। अब नगर पालिका कोई समिति अध्यक्ष द्वारा मंजूर किए गए समस्त संकल्प, लाइसेंस, परमिशन, ठीक है, उस पर साइन करेगा, प्रमाणित करेगा, हाँ भाई इसको इस चीज़ का लाइसेंस दिया जाता है या इस चीज़ का ठेका दिया जाता है, परमिशन दी जाती है, ठीक है। अब नगर पालिका के जो भी पत्राचार होंगे, चाहे सरकार नगर पालिका कर रही हो चाहे नगर पालिका सरकार कर रही है, 2 नाम से होंगे, सीएम और अध्यक्ष। सीएमओ का मतलब हो गया चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, और अध्यक्ष की मोहर व हस्ताक्षर से जारी किए जा सकेंगे जो भी प्रस्ताव होंगे, ठीक है। जो भेजेगा वो इस नाम से, तो ये भेजेंगे वो ये भेजेंगे, इनकी मोहर से प्रस्ताव जा सकेंगे और आने वाले भी इन्हीं नाम से आ सकेंगे, ठीक है। और उसके क्या काम, नगर पालिका द्वारा मांगे जाने पर दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। बैठकों में विचाराधीन विषय पर स्पष्टीकरण देगा, लेकिन मतदान नहीं। कोई ऐसा विषय है तो उस पर अपने विचार तो प्रकट कर सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी कार्यक्रम नियम विरुद्ध ना हो। ऑडिट के दौरान कोई त्रुटि आई है उसको दूर करना है। अध्यक्ष के अधीक्षण में नियंत्रण में रहते हुए नगर पालिका के अधिकारियों सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा। अध्यक्ष के अधीक्षण में और नियंत्रण में रहते हुए कोई एलडीसी वगैरह उस पर नियंत्रण करना है, ऑडिट वाला ध्यान में रखना है, कोई कार्य नियम विरुद्ध तो नहीं हो रहा हो। बैठक के अंदर जाएगा, भाग ले सकेगा, बोल सकेगा, अपने विचार प्रस्तुत कर सकेगा, सुझाव दे सकेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा विषय है जिसमें मत करना हो तो उसमें मत नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश के अंदर मत देने का अधिकार उसी को है जो निर्वाचित होकर आता है, ठीक है ना। निर्वाचित होकर कौन है, अध्यक्ष तो आया नहीं, अध्यक्ष नहीं सॉरी, ये सीएमओ चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर तो आया नहीं, वो तो पेपर दे के आया, तो पेपर दिया है तो साहब वोट नहीं देंगे। वोट दे के कौन आया, तो सदस्य आए, अध्यक्ष बनाया तो वो वोटों से बना, उपाध्यक्ष बना, इसीलिए तो मनोनीत व्यक्ति को भी वोट देने का अधिकार नहीं, क्योंकि आपका तो मनोनयन हुआ है, जनता ने नहीं भेजा है। वोट वही देगा जो इसने जनता भेजेगी, इस बात को अपने को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब धारा 50 किया देखो, कार्यभार सौंपना।
कभी मान लो अध्यक्ष किसको कार्यभार सौंपेगा, उपाध्यक्ष को सौंपेगा। उपाध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष किसको सौंपेगा, अध्यक्ष को सौंपेगा। ठीक है, तो अब इस दोनों स्थिति में क्या होगा, मान लो इस स्थिति में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंप रहा है या उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंप रहा है, ये दोनों ही नहीं है। उपाध्यक्ष नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सदस्य को वो कार्यभार सौंपा जाएगा। अध्यक्ष नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सदस्य को कार्यभार सौंपा जाएगा। ठीक है, तो राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को कार्यभार सौंपती है 60 दिन के लिए, उससे आगे बढ़ा भी सकती है। सदस्य अपना कार्यभार अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष को। और कोई नगर पालिका विघटित हो गई है तो धारा 322 के दिन एक राज्य सरकार है वो नियुक्ति अधिकारी, एक अधिकारी को नियुक्त करेगी। अब देखो मुख्य बात इसमें क्या है वो देखो, मान लो अध्यक्ष SC ST पिछड़े वर्ग या महिला हो, अब उसका कार्यभार अपने को सौंपना है। ठीक है, उपाध्यक्ष को सौंपेगी। अब मान लो उपाध्यक्ष है वो इस कैटेगरी का नहीं है, जनरल कैटेगरी का है, तो उसको नहीं सौंप सकता अपने को सौंपना है फिर सदस्य को। अब देखते हैं सदस्य इसमें से कौन है, SC का ST का हो। अगर SC अध्यक्ष गया तो SC वाले सदस्य को, ST वाला गया तो ST वाले, पिछड़े वर्ग का गया तो पिछड़े वाले सदस्य को सौंपेगी। अगर सदस्य भी नहीं मिलते तो फिर राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार तय करेगी भी किसको सौंपना है, क्या सौंपना है। तो जो जिस वर्ग का है उसका कार्यभार उसी वर्ग को सौंपा जाएगा। ये सारी चीज़ें अध्यक्ष पे लागू होती है ना, उपाध्यक्ष वगैरह पे लागू नहीं होती, सदस्य वगैरह पे, अध्यक्ष पे लागू होती है। तो इस तरह से अपने ये जो धारा 350 थी वो पूरी हो चुकी है, चैप्टर नंबर 2। कल इसके शॉर्ट नोट्स में आपको पढ़ाऊँगा, तो इसके अंदर कुछ बना लिए हैं, कुछ ये 37 से लेकर 50 तक के बनाना बाकी है, तो आधे 1 घंटे में एक बार फिर रिवीजन करेंगे। धारा 3 से 10 तक के, फिर 11 से 20, 21 से 27, इस तरह से अपने इसको पढ़ेंगे। धारा 3 से 50 अपने 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।